So welcome back everyone. Well, I am CS CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, आज हम लोग सीए इंटर का हम लोग आज AS19 जिसका नाम है लीज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एग्जाम में आने के चांसेस अल्टरनेटिव है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आवे, बट 70% चांस है आने का. ठीक है, AS19 लीज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है. सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर द होल चैप्टर फ्रॉम द ICAI मॉड्यूल ओनली. तो हम लोग ICAI की मॉड्यूल के अंदर देखेंगे जो बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सारी आपको समझाई जाएगी और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे. ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की. सबसे पहले हमें AS19 के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है वो सबसे पहले देखना है. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन. बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड, लेट अस lay down the coverage of AS19 from the examination point of view as under. एरियाज कवर्ड इन द AS19 जो दिया हुआ है लेसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और लेसर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लेसर. ठीक है, और स्पेशल इश्यूज सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीज. गूगल देवता ये यहाँ पे चलते चलो. सो यहाँ पर ये देखिए हांगकांग लीज. आप देखो द टर्म हांगकांग लीज का मतलब क्या होता है. 1898 के अंदर चाइना ने ये जो लीज करी थी, किसको करी थी? ब्रिटेन को, मतलब अंग्रेज़ों को ये पूरी की पूरी जो जगह थी वो लीज पे दी थी. अब एक्चुअली अंग्रेज़ गए थे चाइना के पास ये मांगने के लिए कि भैया हमें थोड़ी सी ज़मीन दे दो जिसके ऊपर हम थोड़ा व्यापार करेंगे. तो चाइना, तुमको पता है इंडिया जैसा तो है नहीं, चाइना बहुत होशियार है, शुरुआत से होशियार रहा है. तो चाइना ने बोला कि बोले हम हमारी कोई भी ज़मीन तुमको बेचेंगे नहीं. एक्चुअली गए थे बेचने, खरीदने के लिए. बोले कुछ भी बेचेंगे नहीं, हम लोग आप लोगों को भाड़े पे देंगे, लीज करेंगे. अब लीज क्या करेंगे, उस वक्त की बात है. हांगकांग ऐसी जगह थी एक्चुअली, जैसा आज हांगकांग इतना सुंदर है, ये पूरी देन एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट की, मतलब इन शॉर्ट अपने क्या बोलते हैं इन लोगों की, अंग्रेज़ों की. रियलिटी में ऐसा था ही नहीं हांगकांग. हांगकांग तो इस टाइप का जगह था. मान लो ये पूरी जगह है, ये पूरे में समुद्र है, ये रहा समुद्र है, ये दिख रहा है तुमको समुद्र, ये रहा. ठीक है, अब इसको ब्लू कलर कर देते थोड़ा सा, तो ऐसा ऐसा ब्लू कलर का मस्त समुद्र था, बढ़िया. इसमें बीच में से थोड़ी सी ज़मीन आ गई थी ऊपर, फिर थोड़ी सी ज़मीन ऊपर आ गई थी, फिर थोड़ी सी ज़मीन ऊपर आ गई थी, फिर थोड़ी सी ज़मीन ऊपर आ गई थी, फिर थोड़ी सी ज़मीन ऊपर आ गई थी. मतलब ऐसे करीबन करीबन हज़ारों छोटे छोटे आइलैंड्स थे, छोटे छोटे आइलैंड्स थे ऐसे हज़ारों. और यही सरकार ने, मतलब चाइना गवर्नमेंट ने बोला, बोले कि ये वाला ज़मीन है. अब ब्रिटिश वालों ने बोला, बोले भैया ये तो देखो ऐसा है कि ये तो क्या है, समुद्र है, कुछ काम का तो है नहीं, छोटी छोटी ज़मीन मेरे क्या काम आने वाली है, ये तो मेरे कुछ काम की ही नहीं जगह है, ये तो सिर्फ समुद्र है, समुद्र में मैं क्या करूँगा, और अगर इसको बनाना है तो मुझे बहुत क्या बोलते हैं मेहनत करनी पड़ेगी. तो उन्होंने बोला जाओ मज़े करो, 99 ईयर्स के लिए ये जगह तुम्हारी, बस भाड़े पे दी है, मालिक नहीं हो तुम, भाड़े पे दी. ठीक है, बस इसी प्रकार उन लोगों ने ये जगह जो है, जो उसके लिए रद्दी थी एक नंबर की, मतलब कुछ काम की नहीं थी, वो जगह उन्होंने उसको दे दी. ये लीज़ जो है 1997 के अंदर अल्टीमेटली एक्सपायर हो गई थी. और यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया था. अब ब्रिटेन बोल रहा है कि भैया यार हमने पूरा डेवलप किया है इतना सुंदर, देख नाम से भी लिखा हांगकांग आइलैंड, अब ये इतना सुंदर हमने डेवलप किया है, अब तुम बोल रहे हो हम वापस दे दो, 100 साल की हमारी मेहनत है इसके ऊपर. चाइना ने बोला भैया देखो लीज़ है, मालिक तो हम ही हैं, जगह के मालिक तो हम ही हैं, तो हम तुमको ये वापस अब नहीं देंगे. इन्होंने बोला रिन्यू कर दो अगले ने, बोले बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना तुम्हें पता है होशियार है, अब इतनी जगह बढ़िया डेवलप होने के बाद वो थोड़ी उसको वो हटाने वाला है. तो एक्चुअली ये जो जगह है चाइना ने वापस उसके अंडर में ले ली. आज की तारीख में इसके अंदर चाइना एक्चुअली, हांगकांग जो है वो एक स्पेशल स्टेटस था उसके पास पूरा, हांगकांग का प्रॉपर फ्लैग वैग सब कुछ अलग अलग था. लेकिन उसके बाद अब हांगकांग जो है वो चाइना की टेरिटरी के अंदर आ चुका है, क्योंकि लीज एक्सपायर. अब इस कहानी में मैंने ये क्यों बताई, इस कहानी में लेसर और लेसी समझाना चाहता हूँ मैं, और ये भी समझाना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली मालिक तो लेसर ही होता है. तो लेसर हो गया इस कहानी में चाइना, भाई ने वो जगह दी यूज़ करने के लिए.
लेसी हो गया भाई एक तरह से हमारा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। सो ये हो गए लेसी, ये हो गए लेसर। लेसर इज द वन हु लीजेज द एसेट, लेसी इज द वन हु यूजेज द एसेट एंड टेक्स बैक द एसेट फ्रॉम द ये पॉइंट नंबर 2। अगला नंबर पॉइंट ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके इधर सूरत में अमाजिया है, अमाजिया भी एक्चुअली लीज पे दिया हुआ है सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। सो लेसर लेसी अपन ने समझा दिया, ठीक है, ब्रिटेन आपको बता दिया, पूरी कहानी समझा दी। अब आते हैं टेक्निकल लैंग्वेज की तरफ। व्हाट इज लीज? लीज एक एग्रीमेंट है लेसर के द्वारा और लेसी के बीच में, जिसके अंदर वो बदले में कुछ ना कुछ भाड़े के रूप में देते रहेंगे, जिसको अपन कहते हैं पेमेंट, ठीक है, या लीज रेंटल कह सकते हैं। सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट दिए जाएंगे, सालाना हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, जैसा तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट उस हिसाब से, जिसको लीज रेंटल कहा जाता है। आपके पास सिर्फ राइट टू यूज़ है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ राइट टू यूज़, मतलब यू आर नॉट द ओनर, यू जस्ट हैव द राइट टू यूज़। ये जगह जो है मान लो मैंने रेंट पे ली, ये जगह को मैं तोड़ कर नई जगह बना सकता हूँ? नहीं। कारण क्योंकि मेरा जो लीज का टर्म है बहुत छोटा है, मेरा लीज टर्म बहुत छोटा है। लेकिन यही अगर मैं 99 ईयर्स के लिए ले लूँ तो ये ऑलमोस्ट आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस। 100 साल किसे कहते हैं? तो मैं तोड़ूँ फोड़ूँ कुछ भी करूँ सब मेरी जगह है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए, जैसे अभी रिसेंटली मैं गया था वहाँ पर नाथद्वारा में, वहाँ पे स्टैचू ऑफ बिलीफ है, ठीक है, शिव जी की बड़ी मूर्ति एक बहुत सुंदर, जिसको स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है, विश्वास स्वरूपम। ये देखो शिव जी की बड़ी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर, 367 फीट की करीबन मूर्ति है, 351 फीट की। अब यहाँ पे ये जो जगह दिख रही है ना पूरी तुमको, ये एक्चुअली पहाड़ पे डेवलप किया गया, पूरा पहाड़ को काटा था, पूरा पहाड़ को, इतना बड़ा मस्त पहाड़ था उसको पूरा काट के समतल किया गया, तोड़ कर उसको, ठीक है, पहाड़ों के बीच में एकदम बनाया। बहुत सुंदर जगह है वैसे। तो ये जो जगह है, अब पहाड़ किसके? किसी प्राइवेट ओनर के होते हैं क्या पहाड़? कभी पहाड़ किसी प्राइवेट ओनर के होते हैं? किसी प्राइवेट का पहाड़ हो सकता है कभी? तुम्हारा मुकेश अंबानी का पहाड़ हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। पहाड़, समुद्र, हवा, ये सब प्राइवेट नहीं हो सकते, पब्लिक है। पब्लिक मतलब सरकारी। तो ये जो पूरे पहाड़ की जो जगह थी एक्चुअली सरकार की है। तो सर ये बनाना, भाई ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है, ये जो पूरी जगह है ना ये प्राइवेट है। मिराज ग्रुप जो है उनकी पूरी प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। तो सर इसका मालिकाना हक किसके पास है? अभी फ़िलहाल मिराज ग्रुप के पास है, प्राइवेट। लेकिन सरकार से ये जो जगह है उन्होंने 100 करोड़ के अंदर लीज पे ली हुई है, 99 ईयर्स से, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल के लिए इसको लीज पे उठाया गया, ठीक है, 100 साल के लिए लीज पे उठाया। आफ्टर 100 ईयर्स ये जो जगह है वापस सरकार के कब्जे में चली जाएगी और सरकार फिर इसका जो करना है वो करेगी, ठीक है। ये पूरी जगह सरकारी है, ओनर सरकार है, यूज़ करने का हक फ़िलहाल मिराज के पास है, उन्होंने इसको यूज़ करा है। 100 सालों की ये टर्म है। या तो ये लोग उसको वापस रिन्यू करवा लेंगे अगले 100 साल के लिए, 10 साल 15 साल जो भी उनका एग्रीमेंट है, और या फिर सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भैया जगह कभी भी वापस लेसी के पास नहीं आती है अनलेस लेसर उसको ट्रांसफ़र कर देवे तो, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मल चीज़ें मैंने बताई। एग्रीड पेमेंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सरकार को इन्होंने पीरियोडिक पेमेंट नहीं, एक ही बार में पेमेंट कर दिया। अब आता है एप्लीकेबल। अच्छा, ये जो मैंने बताया पर्टिकुलरली ये मैंने सुना है, फैक्ट मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, ठीक है, जस्ट मैंने वहाँ पे सुना था तो मैंने आपको बताया। हो सकता है ये पूरी की पूरी जगह शायद मिराज की हो, खरीदी हो, मुझे नहीं पता। मैंने वहाँ के जो रिक्शे वाले थे, ये जो मतलब और जो वहाँ पे काम करे थे उनसे पूछा, उन्होंने ये चीज़ बताई थी। सो मैं इसका ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्लेमर है। मे भी पॉसिबल हो सकता है पूरी जगह उसकी क्यों। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS 19 स्कोप स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल लीजेज अदर देन, ये सभी लीज को अप्लाई करता है। अदर देन कौन से लीज? लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, टिम्बर, मिनरल, वॉट एवर इट इज। मतलब वह लीज एग्रीमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज जिससे अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो जगह है
जैसे माइंस होती है ना, वो भी लीज पे ही होती है हमेशा, माइंस भी लीज पे ही होती है, क्योंकि अपन को 50 साल 25 साल तक उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद वो जगह खोखला है, कुछ काम का नहीं है, तो वो भी होता है, लेकिन वो इसमें इस पर्टिकुलर एज उसको मतलब कंसिडर नहीं करता है, इस एज के थ्रू नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स, मैन्युस्क्रिप्ट, पेटेंट, कॉपीराइट, इसके लिए भी एज काम नहीं करता, इसके लिए काम करता है एज 26, ठीक है, जो अपन ने कल पढ़ा था। लीज एग्रीमेंट टू यूज़ लैंड, लैंड को यूज़ करने के लिए, अगेन ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और अलग अलग जो एक्ट होते हैं उसके थ्रू गवर्न होता है, इसमें ये गवर्न नहीं होता है। अब आता है नॉन कैंसिलेबल लीज। क्या होता है नॉन कैंसिलेबल लीज? वह नाम से ही पता चल रहा है, कैंसिलेबल नहीं है, लेकिन है ओनली अपन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटीजेंसी। मान लो पहाड़ टूट के गिर गया पूरा का पूरा, खत्म, लीज खत्म हो गई, मतलब कुछ ऐसा कुछ हो गया जो सोचा भी नहीं था, रिमोट कंटीजेंसी हो गई तो खत्म हो गया। लेसर की परमिशन, लेसर ने बोला भैया यार ठीक है, तुमने गिड़गिड़ाया, लेसर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक्सपायर कर दो टर्म के पहले ही, तो हो सकता है। या फिर लेसी किसी और के साथ, या मतलब वो सेम लेसर है, वो नया एग्रीमेंट उसने बनवा लिया, मतलब इसको कहते हैं नोवेशन, उसने नया एग्रीमेंट बनवा लिया उसी सेम जगह के लिए, मतलब पुराना वाला लीज तो फिर ख़त्म हो गया, मतलब वो कैंसिल हो गया, नया वाला लीज चालू हो गया। तो अगर सेम लेसी उसी पर्टिकुलर जगह के लिए या उसके जैसी दूसरी जगह के लिए उसी लेसर के साथ नया एग्रीमेंट बना लेता है तो उसको कहा जाता है ये। या फिर फॉर एग्जांपल के तौर पे उसने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यू रहे, लीज कैंसिल नहीं हो, तो ऐसा कुछ हुआ है, अन्यथा नॉन कैंसिलेबल रहती है। इन केसेज में वो कैंसिल हो सकती है। ऐसा कितने समय के लिए नॉन कैंसिलेबल? वही टर्म पीरियड डिसाइडेड 99, 9 ईयर्स, 11 मंथ्स, वॉट एवर इट इज़, तो उतने के लिए वो नॉन कैंसिलेबल रहता है, ठीक है। अब आगे MLP आएगा, वो थोड़ा समझाते हैं तुमको क्या लिखा हुआ है। सो नाउ अब अगर अपन आगे बात करें, द इंसेप्शन ऑफ द लीज इज द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ द लीज। मतलब इंसेप्शन ऑफ द लीज का मतलब लीज कब से शुरू हुआ है, लीज कब से शुरू हुआ है उसे कहते हैं इंसेप्शन ऑफ द लीज। मतलब ये कौन सा होता है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब लीज एग्रीमेंट की तारीख या फिर जिस दिन अपन की बेसिक जो कंडीशंस होती है लीज के लिए वो फुलफिल होकर दोनों पार्टी ने मान ली है, तो वो वाला दिन। या तो क्या करना है, या तो तारीख जिस दिन का लीज एग्रीमेंट हो तो बेस्ट ही है कि आज से ही शुरू हुआ है तो आज से ही हो गया, और डेट ऑफ द कमिटमेंट बाय द पार्टीज टू द प्रिंसिपल, जो मेन प्रोविजन है उसके वाला। इन दोनों में जो भी अर्लियर है, वॉट एवर इज अर्लियर, जैसे मान लो भाई तारीख और लीज एग्रीमेंट की तारीख, मतलब जिस दिन आप लोग शर्तों पे एग्री हुए हो वो तारीख और एक एग्रीमेंट की रियल तारीख, इनमें से जो भी अर्लियर हो वो इंसेप्शन ऑफ द लीज है। मतलब वहाँ से तुम्हारे जो टाइम पीरियड है वो चालू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड कब से चालू होगा इसलिए, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है। मिनिमम लीज पे मतलब लीज रेंटल, जितना आप लोग देने वाले हैं, मतलब फॉर एग्जांपल भाड़ा, इन शॉर्ट भाड़ा जो अपन कहते हैं एक आम भाषा में, वो द पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म दैट द लेसी इज और रिक्वायर्ड टू मेक एक्सक्लूडिंग कंटिजेंट रेंट, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, टैक्सेस टू बी पेड एंड रिएम्बर्स टू द लेसर। मतलब मिनिमम जो भाड़ा है, वैसे तो इसके पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे आपको आगे, इसको फिलहाल के लिए आप MLP के तौर पे लिख सकते हैं। MLP का मतलब मिनिमम जो रेंटल आपको चुकाना है, अगर फॉर एग्जांपल नेट ऑफ टैक्सेस, जो भी टैक्स वैक्स अगर उसके अलावा कुछ भी है तो वो अपन को उसमें से निकालना है। इन द केस ऑफ द लेसी एनी रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड बाई, मतलब GRV है ये, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल मतलब भंगार में जो भी ये पैसा आएगा जो कंफर्म है, श्योर शॉर्ट है, तो वो वाला जो पैसा है वो। In the case of the lesser, any residual agreement, any residual value guaranteed to the lesser by or on behalf of the lessee by an independent third party financially capable meeting the guarantee. सिंपल मतलब जो लेसी ने ऐसा गारंटी दिया है कि मैं तुमको हर महीने 10,000 रुपये दूंगा, फिर 10,000 इज एक्चुअली द लीज, मिनिमम लीज पेमेंट, प्लस अंत में उसने बोला है कि जब भी भंगार में बिकेगा, मान लो 10,000 में उसका भी आ जाएगा तो मैं वो भी तुमको दे दूंगा, तो वो एक तरह से वो भी MLP के अंदर ही कंसिडर होता है, ठीक है। बाकी टर्म नहीं, ये सब नहीं पढ़ने का चलेगा, ये दिया हुआ है पूरा, वैसे लिखना है तो लिख सकते हो, वो ऊपर वाला मत पढ़ना, ये पढ़ लेना, हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा देख लेते क्या है, कभी भी ध्यान रखना फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। फेयर वैल्यू मतलब वो वाला गोरा वाला वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअली
जो कहते हैं ना कि भाई नॉलेजेबल पार्टीज के बीच में आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन के अंदर जो हो सकता है, मतलब द वैल्यू एट विच द एसेट और लाइबिलिटी कैन बी एक्सचेंज्ड एट द आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है, बिटवीन द नॉलेजेबल एंड विलिंग द पार्टी। ये कहना क्या चाहता है, फेयर वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज मान लो मेरे को ये माइक बेचने का है, ठीक है, मैं माइक देना चाहता हूँ। अभी माइक के अंदर संदीप ने बोला सर मैं 5,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है, चिराग ने बोला मैं 50,000 दे दूंगा, और अजय ने बोला लेट से मैं पूरे 2 लाख रुपये दे दूंगा। अभी मार्केट में इसका भाव चल रहा है लेट से 2 लाख के आसपास, तो ना चिराग का भाव सही है ना संदीप का भाव सही है, क्योंकि उसने एकदम 5 बोला है, वैसे एकदम 50 बोला है, तो कैसे चलेगा। जो 2 लाख के आजू बाजू मतलब 1,90 के आसपास है तो समझ में आता है। आर्म्स लेंथ मतलब औकात के अंदर, विद इन द लिमिट्स, जिसको अपन कहते हैं विद इन द लिमिट्स, उसे आर्म लेंथ कहा जाता है, आर्म लेंथ, ठीक है। अरे क्यों नहीं आ रहा है। इट इज़ द अमाउंट फॉर विच एसेट कुड बी एक्सचेंज्ड और अ लाइबिलिटी सेटल्ड नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है, दोनों को पता है, सेलर को पता है ये बिकेगा कितने में, बायर को पता है मेरे को खरीदना कितने में, मतलब ठगावन नहीं होनी चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है, ठगावन नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई एसेट है जिसकी वैल्यू बेचारी की 50,000 है, तुमने उसको फॉर एग्जांपल 50 लाख में बेच दिया, फॉरेनर आया 50 लाख में खरीद के चला गया। अब तुम सोचे पूरे मार्केट में तुमने न्यूज़ फैला दिया, बोले ये तो इसकी वैल्यू 50 लाख की है। 50 लाख थोड़ी वैल्यू हो जाएगा, फेयर वैल्यू वो नहीं है, क्योंकि वो नॉलेजेबल नहीं था। नॉलेजेबल तो कौन है, जो आम जनता है, जिसको नॉलेज है कि 50,000 की वैल्यू है, 50, 52, 55 आर्म्स लेंथ में आता है, 50 का 1 लाख भी मतलब आर्म लेंथ में नहीं आता, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ नाम से ही पता चल रहा है, जितनी उसकी ज़िंदगी है, मतलब हर चीज़ की एक ज़िंदगी होती है। मान लो ये बेचारा पीसी है तो इसकी 5-10 साल इसकी ज़िंदगी है, बिल्डिंग है 50 साल इसकी ज़िंदगी है, तो सबकी एक ज़िंदगी होती है। तो उसे कहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपन FEB कमा सकते हैं। FEB का मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। कितने समय के लिए वो यूज़ होगी, या फिर वो कितने यूनिट बना देगी। जैसे अगर कोई एग्जांपल के तौर पे ये है, क्या बोलते हैं, मशीन है, तो मशीन की इकोनॉमिक लाइफ अपन एस्टिमेट करते हैं बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इट मैन्युफैक्चर्स, कितने यूनिट वो मैन्युफैक्चर करता है, उससे अपन एक्सपेक्ट करते हैं उसकी यूजफुल लाइफ। रेसिडुअल वैल्यू, भंगार का वैल्यू, रेसिडुअल मतलब स्क्रैप वैल्यू काइंड ऑफ। एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ये माइक है ना, ये माइक मान लो इसको 5 साल अपन ने वापर लिया, 3 साल अपन ने वापर लिया, एट द एंड क्या लगता है, 5 रुपये 10 रुपये तो देके जाएगा, या उतना भी नहीं देगा, 10-15 रुपये तो देके चला ही जाएगा। भंगार में बेचूंगा तो भी आ ही जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ एट द एंड कुछ ना कुछ स्क्रैप के तौर पे देके जाएगी। मान लो तुमने सोफ़ा वोफा बनवाया, ये बेंच ले लो, चलो ये बेंच है, 10 साल में इसको वापर लूँगा, 10 साल में इसको कुछ होना है क्या, वैसे तो इसको कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। 10 साल में भी इसको कुछ नहीं होगा, 15 साल में इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा मूड है अब कि मेरे को इसको अब बदलने का, नहीं लाने का, पुरानी हो गई। तो कोई ना कोई व्यक्ति 500 रुपये पर बेंच तो देके जाएगा ही जाएगा फिर भी। तो दैट इज़ द मिनिमम रेसिडुअल वैल्यू विच इज़ एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, एलिस्टम गारंटेड है। मतलब जो शॉर्ट है, जो मैंने बोला है इतना टेंशन लो ही मत, इतना तो मैं ही दे दूंगा तुमको, ये गारंटेड होगी। लेसी ही बोलता है जनरली, लेसी ही बोलता है कि भैया मैं इतना तो तुमको दे ही दूंगा, ठीक है, ज़्यादा आया तो ज़्यादा, इतना तो मेरा मिनिमम है, उसे कहते हैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू विच इज गारंटेड बाय द लेसी और द पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द लेसी। लेसर की बात करें, वह अमाउंट जो लेसी ने गारंटी दिया हुआ है, सेम ही है, मतलब वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेसी ने जितना बोला है, ठीक है। अनगारंटेड, जो गारंटेड नहीं है वो अनगारंटेड है, ठीक है। रेसिडुअल 5,000 है, इसने बोला हुआ है भाई 3,000 तक तो मेरी औकात है, मैं दे दूंगा इतना, तो बाकी बचा 2,000 वो अनगारंटेड रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट आएगा क्योंकि इसी के ऊपर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज इज इक्वल टू द एग्रीगेट द टोटल ऑफ द एमएलपी। एमएलपी अपन ने ऊपर पढ़ा था, हालांकि और सिखाएंगे लोग एमएलपी का मतलब, बट एमएलपी मिनिमम लीज पेमेंट प्लस कोई भी अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस कोई भी
अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो लेसर को मिलने वाला है। वापिस रिपीट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ MLP प्लस अनगारंटेड UGRV मतलब। अब इसको नीचे डिटेल में भैया ने दिया हुआ है। GI इज इक्वल टू अनडिस्काउंटेड total cash inflows from the point of view of the lesser MLP plus UGRV. Now undiscounted total of LP. अच्छा, MLP क्या होता है? याद करो, MLP का मतलब होता था मिनिमम भाड़ा प्लस GRV, जो उसने बोला है, मैंने आपको ऊपर लिखा था, देखो यहाँ पर, ये देखो, 10,000 तो मैं भाड़ा दूंगा, 10,000 मेरी गारंटी है, इतना तो मैं तुमको दे ही दूंगा साल के अंत में। इस दोनों को मिला के MLP बनता है, मिनिमम लीज पेमेंट। लीज के दौरान पेमेंट कितना है? एक तो भाड़ा देगा, दूसरा गारंटी वाला वैल्यू देगा, और क्या देगा, तो उसे कहते हैं MLP। मतलब इन शॉर्ट अगर अपन थोड़ा सा गौर करें, ये दोनों और के अंदर है, मतलब दिस और दिस, क्योंकि ये दोनों मिलकर अल्टीमेटली बनता क्या है? MLP ही बनता है। लीज पेमेंट मतलब भाड़ा प्लस GRV जो लेसी ने बोला है प्लस UGRV तो है ही है। ये भी और है, मतलब दिखा दिया बड़ा, चीज़ तो वही है, MLP प्लस UGRV, लीज पेमेंट प्लस GRV प्लस UGRV, चीज़ तो वही है ना, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे प्लस करो, कहीं से भी करो, तो वही चीज़ है। ये और में ये अलग अलग नहीं है, एक फॉर्मूला नहीं है वो पूरा, और है, अलग अलग है। अनअर्न फाइनेंस इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, अनअर्न फाइनेंस इनकम वेरी इंपॉर्टेंट। अनअर्न फाइनेंस इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन GI ऊपर दिखाया था, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP क्या होता है? लीज पेमेंट प्लस GRV, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। तो सर देखने में तो यही लग रहा है, ये ऑलमोस्ट इसी जैसा है, बट उधर वर्ड एक वापरा गया था, अनडिस्काउंटेड। आज मुझे 10,000 मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? आज मुझे 10,000 मिल रहा है तो आज वैल्यू कितनी है? 10,000 की 10,000 है। 2 साल बाद 10,000 मिलेगा, 10,000 की वैल्यू कितनी रहेगी? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, बढ़ेगी। आज में 10,000 मिल रहा है, 2 साल बाद 10,000 मिलेगा, तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? 10,000 की, 10,000 की घटेगी। कैसे घटेगी बताओ, कैसे घटेगी? नहीं, अपन इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं। घट वही तो पूछ रहा हूँ, घटेगी कैसे? चल मैं तो क्यों, फॉरेन की करेंसी में हमारे बहुत एकदम धूमधाम हो गए हम। आज अभी 88 रुपये है, 2 साल बाद बल्कि रुपया 78 हो गया, बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया, तो फिर 10,000 का वैल्यू बढ़ जाएगा ना फिर। हाँ, क्या यूज़ करो? मेन कंसेप्ट इन्फ्लेशन है। महंगाई तो बढ़ेगी ना, महंगाई कभी घटने वाली है क्या? कभी ऐसा देखा इस साल महंगाई घट गई थोड़ी सी? सब ओवरऑल सब पे तो कभी ऐसा होगा ही नहीं, बढ़नी ही बढ़नी है। अपन को लुक्रेटिव फिगर लगता है 10 लाख रुपए का पैकेज, बेंगलोर के अंदर 10 लाख में रह के दिखा दो, क्योंकि उतनी महंगाई भी तो है। वही चीज़ है, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। महंगाई बढ़ रही है हर साल से, क्योंकि 10,000, वो कहते हैं ना कि भाई हमारे दादा के ज़माने में तो घी जो है वो 5 रुपये मिलता था, 2 रुपये मिलता था, अभी घी मिलता है 5 रुपये। असली घी लेने जाओ तब तो 2,000 रुपये का हो चुका है, असली 2,000 रुपये किलो, और हमारे वक्त तो 5 रुपये। तो एक्चुअली परचेजिंग पावर खत्म हो गया। अभी भिखारी को 1 रुपया देते अपन को शर्म आती है। 1 रुपया देते क्या अपन भिखारी को? अभी आज देते हो तुम लोग? कभी देते ही नहीं हो वैसे तो, चलो देना चाहिए वैसे थोड़ा थोड़ा, बट 1 रुपया देते हो क्या?
शर्म आती है ना, 1 रुपये देते हैं आजकल कि कल को साला अपन की इंसल्ट कर दी तो अपन अब कितना देते हैं उसको, मिनिमम 5-10 रुपये तो देते ही अब। रिक्शे वाले को तुम यहाँ से कबूतर सर्कल से यहाँ पे उतार दो, बोलो कितने रुपये देना पड़ता है उसको, 10 रुपये मिनिमम हो गया ना। ये होता है, पहले 2 रुपये में जाता था ना, मैं खुद यहाँ से यहाँ तक छोड़ने का 2 रुपये देता था, आज से 15 साल पहले जब मैं तुम्हारे स्टूडेंट था, 2 रुपये में मेरा काम हो जाता था। फिर बढ़ के सीधा 5 रुपये हो गया, तो भी 5 रुपये भी ठीक है, महंगा लगता था बट ठीक है कोई बात नहीं। अब तो 10 रुपये देना पड़ता है, और आने वाले समय में 10 रुपये भी नहीं रहेगा, 20 रुपये होगा, 50 रुपये होगा, गारंटी। वही चीज़ है, उसे कहते हैं अनडिस्काउंटेड। एक्चुअली क्या है, टोटल तुमने कितना पेमेंट कर दिया, टोटल आपको इन्फ्लेशन को कंसिडर करे बिना कितना पेमेंट कर दिया। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब इन्फ्लेशन को कंसिडर करने के बाद तुम्हारे हाथ में कितना बच रहा है, क्योंकि जो भाड़ा आ रहा है वो तो भाई 100 साल में आ रहा है। तुमको कहने के लिए लग रहा है लाख रुपए 100 साल तक मिलेंगे, 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। अबे 1 करोड़ रुपए आ जाएगा बट कब आएगा, वो तो थोड़ा थोड़ा करके आएगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करेगा तो एक्चुअली वो पता चला कि भैया वो तो कुल मिला के 20-30 लाख ही बना, और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो चुका उसके अंदर 50 लाख का, तो बाकी का उसे कहते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये चीज़ है। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, जो तेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, और प्रेजेंट वैल्यू इन दोनों। प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली वही है, ऊपर वाले के बस प्रेजेंट वैल्यू कर देना। तो जो दोनों का डिफरेंस है उसे कहा जाता है अनअर्न्ड। मतलब ये वह इनकम है जो मैंने अर्न करी ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो प्रेजेंट वैल्यू वाला ही पैसा आने वाला है, टोटल इतना आने वाला था। वो सोच के क्या मतलब है, तुम सोचो मेरे को 10 करोड़ मिलने वाले, बट वो 100 साल बाद मिलेंगे, कुछ काम के नहीं हो। आज उसकी वैल्यू 10,000 है। तो पूरा मस्त फार्मूला दिया हुआ, देख लेने का, बढ़िया। अब आता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट तुमने ग्रॉस पढ़ लिया और अनअर्न्ड पढ़ लिया। तो नेट एक्चुअली क्या होता है, नेट का मतलब कुछ ना कुछ माइनस। माइनस क्या, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस में से जो अनअर्न्ड है फाइनेंस इनकम, जो ऊपर अपन ने निकाला था, बस वो माइनस करो। अब भाई ने पूरा मस्त एकदम फार्मूला बैठा दिया है, ठीक है। डिस्काउंटेड टोटल, ठीक है, हटा दो इसको, कुछ काम का नहीं है। ऊपर मतलब मैंने पढ़ा दिया है, बाकी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी इतना ओके। इंटरेस्ट रेट एक्चुअली क्या है कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, तो अपन को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड कैश इनफ्लो, मतलब आएगा क्या और जाएगा क्या। जाएगा मतलब आज अगर तुम फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई एसेट को खरीद रहे हो, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खरीद रहे हो, जो भी फेयर वैल्यू पे तुमने उसको खरीदा है वो उसका आउटफ्लो है। फिर तुम इसको भाड़े पे चढ़ाओगे, वो तुम्हारा इनफ्लो है। तो इनफ्लो मतलब लीज पेमेंट जो भाड़ा आएगा, प्लस आज नहीं तो कल आरवी तो आएगा ही आएगा। आरवी मतलब रेसिडुअल वैल्यू तो आएगा। रेसिडुअल वैल्यू के 2 पार्ट है, जीआरवी और यूजीआरवी, ठीक है। ईजी है, कुछ खास नहीं है। कंटिंजेंट रेंट का मतलब जो कंफर्म नहीं है। अभी तुम्हारे में ऐसा डिसाइड हुआ है, बोले देखो भाड़ा तो 50,000 है, दूंगा 40 ही। बोले क्यों 40 क्यों दूंगे, बोले देखो 10,000 का ऐसा है कि अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ये तो कंटिंजेंसी है, होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो मतलब तुम्हारे पास आने वाला फिलहाल 40,000 ही, उसी को कंसिडर करके चलो। 10,000 तो तुम्हारा कंटिंजेंट रेंट है। कंटिंजेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द लीज पेमेंट जो फिक्स्ड नहीं है अभी फिलहाल, वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर या किसी पैसेज ऑफ टाइम के ऊपर या परसेंटेज ऑफ सेल के ऊपर या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ठीक है, कहानी समझ गए। कंटिंजेंट रेंट इतना ठीक है, इतना कुछ अपन को डिटेल में जाना नहीं है, तो सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, आएगा तो प्रैक्टिकल इसमें से। अब आता है मेन पार्ट, टाइप्स ऑफ द लीजेस। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की लीज होती है दुनिया में। 2 प्रकार की लीज होती है दुनिया में। पहली लीज है जिसका नाम है फाइनेंस लीज, दूसरी लीज है जिसका नाम है ऑपरेटिंग लीज। पहली लीज है जिसका नाम है फाइनेंशियल लीज, दूसरी लीज है जिसका नाम है ऑपरेटिंग लीज। तो बॉस फाइनेंशियल लीज क्या होता है, जो ऑपरेटिंग लीज नहीं होता है। अरे आना, फाइनेंशियल लीज क्या होता है, जो ऑपरेटिंग लीज नहीं होता है। कितना बढ़िया है। लड़का कौन होता है, कौन लड़का है, जो लड़की नहीं है। सिंपल भाषा है ना, ठीक है। सो गरीब कौन है, जो अमीर नहीं है। तो ये सिंपल भाषा है, तो इन्होंने भी यही बोला है। देख लो, लिखो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, यही बोल रहा है। फाइनेंशियल लीज जो नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है, जो ऑपरेटिंग लीज है वो फाइनेंशियल लीज नहीं है।
सो फाइनेंशियल लीज को समझना जरूरी है, ऑपरेटिंग लीज अपने आप आ जाएगा। अ लीज जिसको फाइनेंशियल लीज कहा जाता है, विच substantially transfer all the risk and all the rewards incidental to the ownership of an asset. This may or may not be eventually transferred. अरे मतलब क्या रे, फाइनेंशियल लीज जैसे अपन ने 99 ईयर्स के लिए कोई जगह को लिया है, तो एक तरह से तुम उसके मालिक ही हो गए, एक तरह से तो तुम उसके मालिक ही है। ऑन पेपर रियल वाले नहीं हो, बट हो तो तुम मालिक ही। तुम उसको तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो सब आ जाएगा। अब उसमें रिस्क भी तुम्हारा, रिवॉर्ड भी तुम्हारा, रिस्क भी तुम्हारा, रिवॉर्ड भी तुम्हारा। मतलब तुमने उस जगह को मस्त ऐसा डेवलप करके मस्त पार्क वार्क बनाया, वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, लेसर का नहीं है वो तुम्हारा है। रिवॉर्ड भी तुम्हारा, रिस्क भी तुम्हारा। कल को वो धड़ाम करके गिर गया तो लेसर को बोलने नहीं जा सकते ए भाई पैसा दे, वो तुम्हारा ही है। तो रिस्क भी तुम्हारा है, रिवॉर्ड भी तुम्हारा है, और सब्सटेंशियली एक तरह से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ओनरशिप जैसे ही हो गया, क्योंकि टर्म बहुत बड़ा है। उसमें जितना जो भाड़ा होगा ना, भाड़ा उतने में तो पूरी एसेट आ जाएगी देखा जाए तो। आज अगर फॉर एग्जांपल अपन वो जगह 99 ईयर्स लीज वाली 100 करोड़ की मैंने बात करी, उस जगह का भाड़ा अगर कंसिडर करोगे ना 100 साल में, तो 100 करोड़ तो ऐसे ही होने वाला है। तो ऑलमोस्ट जितनी वैल्यू है उससे ज़्यादा तो भाड़ा है उसका, तो उसे फाइनेंशियल लीज कहते हैं। फाइनेंशियल लीज वह लीज होती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट रिस्क, ऑलमोस्ट सारे रिवॉर्ड, प्लस जितना भाड़ा है उससे, मतलब जितना उसका जगह का वैल्यू है उससे ज़्यादा तुम भाड़ा चुका देते हो, लीज पेमेंट करते हो, तो उसे फाइनेंशियल लीज कहा जाता है। दैट मीन्स इट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू द ओनरशिप ऑफ एन एसेट। ठीक है, बस टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगा अगर लेसर चाहेगा तो। मैंने क्या बोला अभी, हांगकांग का सबसे पहले एग्जांपल दिया था। हांगकांग वाले चाइना के पास गए थे, 2014 तक ये मुद्दा लटका हुआ था, 2014-15 तक। 97 में लीज खत्म हो गई थी, 2014-15 21 साल हो गए, उसके बावजूद मुद्दा लटका हुआ था, क्योंकि चाइना वाले बोले हम तो नहीं देंगे, ये बोले हमको ओनरशिप दे दो इस जगह की, हम मालिक हैं, नहीं माने, और अल्टीमेटली उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। मतलब वो चाइना का पार्ट है, बट अभी पूरा चाइना के अंदर नहीं है वो अभी भी थोड़ा स्पेशल स्टेटस में जा रहा है चाइना के, हांगकांग। उसका जो भी टैक्स रेवेन्यू आता है वो सब चाइना गवर्नमेंट का ही है। लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसे कानून बनाए गए, क्योंकि डेवलप जो मैंने बोला कि वो अल्टीमेटली किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया था, तो उसमें ऐसे कुछ कानून बनाए गए कि उसमें पार्लियामेंट भी अलग उसकी। जैसे आपने इंडिया की बात करूँ, जम्मू कश्मीर एक तरह से पहले क्या चल रहा था, वो अलग था पूरा, वहाँ की राज्यसभा सब अलग एकदम, वहाँ का झंडा अलग, वहाँ के कानून अलग, वहाँ के नियम अलग, सब अलग था, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। बस वही चीज़ है फाइनेंशियल लीज एक काइंड ऑफ। ठीक है, अब आता है दूसरा जिसका नाम है ऑपरेटिंग लीज। अरे वो तो सिंपल है ना, जो फाइनेंशियल लीज नहीं है ऑपरेटिंग, और क्या। तो फाइनेंशियल लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है, ये लिख सकते हो, द लीज विच इज नॉट फाइनेंशियल लीज इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज, सही में लिख सकते हो। जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन ही है, पब्लिक कंपनी वह कंपनी तो प्राइवेट नहीं है। तो यहाँ पे पूरा ज्ञान लिखा हुआ है, बाकी का ये ज्ञान आप मत पढ़ो तो भी चलेगा। फाइनेंशियल लीज के इंडिकेटर जो मैंने बोला 8 पैरामीटर्स है। पहला डिटर्मिनिस्टिक नेचर, 3 पैरामीटर सजेस्टिव नेचर है। एनी वन कंडीशन इज मेट इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लीज। कंडीशन, ये रही कुछ कंडीशन दी हुई है, ठीक है। कंडीशन में वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला था अल्टीमेटली, ये मेन कंडीशंस है, मेन द लीज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। ये तो मतलब मे वाला कंसिडर है, लेसर चाहे, लेसर ने ऐसा बोला है कि भैया 99 खत्म होने के बाद ये जगह तुम्हारी जाओ, तो फिर वो फाइनेंशियल लीज ही है, कन्फर्म। ठीक है, भले ही अब मैं तो 10 साल है, 99 भाड़ में गया, 10 साल के लिए लीज ली है, लेकिन ओनर ने, लेसर ने बोला है कि जैसे ये लीज टर्म पूरा हो जाएगा जगह तुम्हारी हो जाएगी, तो फिर बेस्ट हो गया, फिर ये फाइनेंशियल लीज की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होने वाली है एट द एंड। दूसरा, द लेसी इज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द डेट द ऑप्शन बिकम्स एक्सेप्टेड। ठीक है, लेसर ने बोला है, बोले मार्केट में 50 लाख में चल रहा है, 10 साल तू इसको वापर ले अच्छे से, उसके बाद मैं तेरे को ये जगह 40 में ही दे दूंगा।
मतलब फेयर वैल्यू से भी कम में दे रहा है अगर, तो मतलब एक तरह से ओनरशिप ट्रांसफर ही तो हो रही है। ऑप्शन दे रहा है उसको लेसर लेसी को कि भैया तू ले ले जा। देखो एक मान लो एक मशीन वापर रहे हो तुम, 10 साल तक तुम मशीन वापरो, मशीन ऑलमोस्ट खत्म है 10 साल बाद। कार तुम खरीद के लाते हो, कार तुम खरीद के लाते हो, 10 साल बाद कार की कुछ औकात है? खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म ही होगी। इंजन विंजन सब उसका ऑलमोस्ट अब 5-6 साल और चल जाएगा, खत्म, उसकी लाइफ इतनी है। दिल्ली में रहते हो तो 10 साल की उसकी वर्थ है। अब गाड़ी खरीदते हो 10 साल का ही उसका वो है, पासिंग है। ये तो सूरत वूरत में रहते हो तो तुम्हारा 15 साल का पासिंग मिलता है, 15 ईयर्स का। आफ्टर 15 ईयर्स इट हैज़ टू बी स्क्रैप्ड। ठीक है, तो सर पुरानी चलती तो चल तो रही है, चलने में तो 20 साल भी चलाओ, बट एक्चुअली जो रीज़न यही है कि सरकार का कहना ये है कि भाई 15 साल तक की गाड़ी की वर्थ है, उसके बाद वो बहुत पुरानी हो जाती है और वो जो अभी लेटेस्ट मापदंड होते हैं पॉल्यूशन के उसको फुलफिल नहीं कर पाती। तो खैर दिस इज़ नॉट आवर टॉपिक। अगला, जितनी उसकी लाइफ है उतने साल के लिए तुमने भाड़े पे दे के रखी हुई। अब कार मैंने तुमको भाड़े पे दी है 10 साल के लिए, 12 साल तो बेचारी की औकात है, 10 साल तो तुम भाड़े पे ही वापर रहे हो उसको, तो उसकी बची क्या। मैंने तुमको बिल्डिंग 50 साल के लिए दी हुई भाड़े पे, 50 साल इसकी औकात है, उससे ज़्यादा टिकेगी नहीं है, मॉडर्न बिल्डिंग है। राजा महाराजा वाला महल थोड़ी है जो 500 साल तक टिकेगा। ठीक है, राजा महाराजा का महल तो 500-1000 साल भी कुछ नहीं होना उसको। ठीक है, आप जयपुर, आमेर फोर्ट ये सब जाके देख के आओ। अभी ये कुंभलगढ़ फोर्ट हम गए, क्या मतलब भाई साहब कितने साल पुराना और अभी भी टकाटक चल रहा है, भूकंप आ जाए आंधी आ जाए कुछ नहीं होना। तो वो बिल्डिंग अब नहीं रही ना, अब तो ये वाली बिल्डिंग इनकी उम्र बेचारों की 50 साल ही है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद जर्जर हो जाता है, उसके बाद इसको तोड़ के नया रीबिल्ड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट जितना है उतना अगर आप यूज़ कर रहे हो उतने समय के लिए, इट इज़ फाइनेंशियल लीज ओनली। इफ यू आर यूजिंग द एसेट फॉर लेट्स से 5 years out of 50 years, it is not financial, it is operating. जो जब आपका तय हो रहा था ना टर्म्स लीज के, तो जो भाड़ा डिसाइड हुआ है वो ऑलमोस्ट उसकी फेयर वैल्यू जितना है। 10 साल में तुम कहा, मैंने तुमसे एक एग्जांपल है, 5 लाख की गाड़ी है, मैंने तुमको बोला हर महीने मेरे को 5,000 रुपये भाड़ा देने का गाड़ी के प्रति, हर महीने मेरे को कितना बढ़ा के देने का, 5,000 भाड़ा देने का, भाड़ा 5 लाख की गाड़ी है और 10 साल के लिए मैंने दिया है तुमको, तो ऑलमोस्ट कितना भाड़ा आ रहा है मेरे पास, 6 लाख रुपए। गाड़ी कितने की है, तो बल्कि गाड़ी से ज़्यादा तो भाड़ा आ रहा है। इट इज़ एक्चुअली फाइनेंशियल लीज ओनली, ऑलमोस्ट आप ओनर ही हो गए उसके, 10 साल के लिए भाड़े पे यूज़ कर रहे थे। ये लिखा भाई देखो, लीज एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर के लिए बनाई गई है, इसके अंदर और कोई उसको कुछ काम में नहीं ले सकता। तुमने, मैंने इनसे जैसे ये हाँ ये होता है, ये तो एग्जांपल बहुत अच्छा है। जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज वो कभी भी बसेस भाड़े पे खरीदती नहीं है। एम्प्लॉयज़ के लिए जो बसेस होती है कभी खरीदती नहीं है। कंपनीज एम्प्लॉयज़ के लिए बसेस यूजुअली खरीदती नहीं है, भाड़े पे लेती है। ये नियम पता है, ये क्यों लेती है, क्या पता है इसके रीज़न पता है? टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। तो सर वो डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम कर सकता है, बट उसमें एक बार में पूरा पैसा डालना पड़ता है। आज 100 बसें खरीदनी है, एक बार में पूरा पैसा डालना पड़ रहा है, वो लोग भाड़े पे लेते हैं। या तो भाड़े पे लेंगे या लोन पे लेंगे जानबूझ के, ताकि उसका इंटरेस्ट भी क्लेम करे और उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम करे, डबल बेनिफिट उठाता है। टैक्स बेनिफिट 30% में चले जाते हैं, भाड़े पे तो वैसे ही रेंट के ऊपर अपन को टैक्स बेनिफिट में। तो कोई भी कंपनी यूजुअली जो उनके स्टाफ के एम्प्लॉयज़ के लिए आने जाने के लिए जो बसेस बनवाते हैं वो भाड़े पे ही रखते हैं, फिक्स है उनका। तो बस वही चीज़ है, मान लो तुमने अपने आपके एम्बुलेंस जो है भाड़े पे रखी हुई है, उसको डिज़ाइन ही इस टाइप से किया एम्बुलेंस। अब मैं ये बोल रहा है कि भाई मेरे को दे दो, काम क्या है इसके, वो तो डिज़ाइन ही एम्बुलेंस के हिसाब से कराई गई है। तो इट इज़ फाइनेंशियल लीज ओनली। ठीक है, उसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशंस। सो दिस इज़ द फाइनेंशियल लीज। उसके अलावा आपस में ऐसा करार किया हुआ है कि कैंसिल नहीं होगा, आपस में ऐसा मतलब करार किया हुआ है कि जो भी फ़ायदा नुकसान हुआ वो तुम्हारा, आपस में ऐसा कुछ करार वरार किया हुआ है कि भाई इसके अंदर जो भी भाड़ा रहेगा सेकेंडरी रेंट वॉट एवर इट इज़ वो कम नहीं रहेगा मार्केट वैल्यू से, ऐसा कुछ। मतलब इन शॉर्ट ऊपर वाली जो प्राइमरी कंडीशंस है उसी को फॉलो करते करते नीचे सेकेंडरी कंडीशंस भी है। प्राइमरी 5 कंडीशन ऊपर दी हुई है, सेकेंडरी 3 कंडीशन नीचे दी हुई है।
इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो अगर हो रहा है ढंग से तो फाइनेंशियल ईजी है। अब इसके बाद अकाउंटिंग आ जाएगा सीधा, इसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। तो वो अपन कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद मस्त है, मतलब आपके बहुत मज़ा आएगा, मतलब इसके क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो एक मिनट, इसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। आज जो थियोरेटिकल पार्ट था, ऑपरेटिंग लीज को अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ऑपरेटिंग लीज का तो सिंपल नियम ही यही है, फाइनेंशियल नहीं है वो ऑपरेटिंग है, कहानी खत्म हो गई उसकी, तो कुछ नया नहीं है उसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर आगे आपको जो है प्रैक्टिकल दिया जाएगा पूरा, देखो भर भर के प्रैक्टिकल है, और काइंड ऑफ प्रैक्टिकल जो है वो सिमिलर ही है, मतलब कुछ नया नहीं आएगा उसके अंदर। इसके बाद कुछ जर्नल एंट्रीज आएगी, और मतलब ठीक है, ईजी है। तो ऑलमोस्ट कल ये चैप्टर जो है आपका प्रैक्टिकल के साथ पूरा हो चुका होगा, मतलब इट विल टेक ओनली 2 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसमें से ये जो 3rd नंबर इलस्ट्रेशन है थोड़ा ढंग का है, बाकी चैप्टर खत्म है। सो वी विल एंड दिस चैप्टर बाय टुमारो। सो ठीक है, आप लोग कल का लेक्चर जरूर देखना। आज के लिए इतना काफ़ी है, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो।